हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। सबको गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज भी मेरा टारगेट रहेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन को कवर करें और लाइव लेक्चर हम एक दो दिन में स्टार्ट कर देंगे। और आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा पोर्शन जल्दी ख़त्म हो, आपका पोर्शन को जल्दी कवर कर पाएँ, इसके लिए थोड़ा सा लाइव क्लासेस को छोड़े थे, क्योंकि आपको बताया था कि वॉल्यूम 1 भी साथ ही साथ आपको पढ़ाएंगे, है ना। इसके लिए समय का भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था, बट हम चाह रहे थे आपका क्लास नहीं छूटे, इसलिए वीडियो लेक्चर का सहारा हम ले रहे हैं फिलहाल। चलिए, ओके, इग्नोर करते हैं इसको, ठीक है, ओके। और स्टिकी नोट, ठीक। चलिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले का चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक नया चैप्टर की ओर कूदेंगे, और ये जो चैप्टर होगा, ये चैप्टर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, खासकर जब कभी कोई ओरल इंटरव्यू में बैठते हैं आप। रिटर्न में ज़्यादा क्वेश्चन शायद ना आए, लेकिन कभी किसी चीज़ का इंटरव्यू देने जाइएगा तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। और लाइट का जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 7 हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके थे। अब चैप्टर नंबर 8 पे हम लोग शुरुआत करेंगे, एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा मन लगा के। और अगर एक चीज़ को समझ में नहीं आएगा तो बार बार देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। देखिए, माइंस में जो लाइटिंग का सिस्टम था वो कुछ ऐसा बना। हम लोग जानते हैं कि माइंस में सबसे पहले बोर्ड एंड पिलर मेथड स्टार्ट हुआ था। बोर्ड एंड पिलर मेथड जब स्टार्ट हुआ था तो एक्चुअल में इसमें पैनल होता ही नहीं था। स्टार्टिंग में इसका 2 स्टेज होता था। पहले डेवलपमेंट करते थे पूरा का पूरा माइंस का, उसके बाद डिप्लेयरिंग करते थे पूरा का पूरा माइंस का। ऐसे ही करके पहले काम चलता था, पैनल नाम का चीज़ होता ही नहीं था। तो अब क्या है, अब डेवलपमेंट अगर हम पूरा का पूरा माइंस का कर रहे हैं तो पूरा खुला खुला एरिया है सर। आप यहाँ पे अगर मोमबत्ती जला रहे हैं तो बहुत दूर तक प्रकाश जा रहा है, आप यहाँ पे अगर मसाल जला रहे हैं तो बहुत दूर तक प्रकाश जा रहा है। तो ऐसे ही सबसे पहले मसाल जला के काम होता था। मसाल में क्या होता था, लकड़ी यूज़ करते थे हम लोग, ऐसा लकड़ी जो बहुत ही कम जलता था, ठीक है। हल्का इसमें कच्चा लकड़ी रहता था, हल्का पक्का लकड़ी रहता था, वैसा लकड़ी का यूज़ करते थे। और उसके ऊपर वाला सिरा में एक खांजा बनाते थे, मतलब ऐसे ही उस लकड़ी के अंदर को खोद खोद के एक खोखला टाइप का बनाते थे। और इसके अंदर में हम लोग जानवर का चमड़ा भरते थे। क्या भरते थे? जानवर का चमड़ा। देखिए कैसे होता था, दिखाते हैं आपको। इसका फोटो आपको शायद गूगल में मिल जाएगा, लेकिन ये आपको कुछ इस टाइप का दिखता था, जिसमें अंदर का जो पोर्शन है ना वो खोखला रहता था, यहाँ तक पोर्शन खोखला रहता था। जैसे कोन वाला आइसक्रीम आता है ना सर, खाए होंगे अगर, तो उसी को समझिए ना, खाली ऊपर का पोर्शन खोखला रहता था। कोन वाला आइसक्रीम में पूरा कोन खोखला रहता है, इसमें खाली ऊपर का पोर्शन खोखला रहता था। और इसमें क्या भरते थे हम लोग? जानवर का चमड़ा, ठीक है, जानवर का चमड़ा। तो बहुत सारा जानवर का जो चमड़ा होता है, और जो इसको जिसको हम लोग चर्बी कहते हैं, जानवर में चर्बी होता है। जैसे चर्बी को हम कैसे समझाएं आपको, समझिए कि जानवर का बॉडी में एक पार्ट होता है जो उसको अगर जलाएंगे तो बहुत दूर तक वो जलता है, बहुत टाइम तक वो जलता है, और उससे काफ़ी ज़्यादा लाइट निकलता है। अगर जलाइएगा उसको तो उसमें से बहुत ज़्यादा आग लगेगा, बहुत ज़्यादा देर तक वो जलता रहेगा जलता रहेगा। तो वही जानवर का चमड़ा को इसमें डाला जाता था, और डालने के बाद फिर इसको ऊपर से कपड़ा से हम लपेट देते थे, ताकि जानवर का जो चमड़ा है वो गिरे नहीं, ठीक है। मोटा कपड़ा रहता था ताकि वो भी नहीं फटे। और उसके बाद इसको हम जलाते थे। उसको जलाने के बाद अलग अलग जगह पे हम गाड़ देते थे, दीवार में ही जगह रहता था। राजा महाराजा का मूवी देखे होंगे अगर आप, तो उस टाइप में देखे होंगे। इसको लगा देते थे, उसके बाद इससे काम चलता था। तो ये एक लंबा टाइम तक यूज़ किया गया। लेकिन उसके बाद जैसे एडिसन साहब थे जो बल्ब का खोज किए, तो बल्ब का खोज एक क्रांति आ गया, और धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्री से होते हुए ये भारत तक ये आविष्कार पहुंचा, और भारत में भी बिजली का बल्ब का प्रयोग किया जाने लगा। इसके लिए बिजली भी आ चुका था, बिजली का बल्ब भी आ चुका था, तो धीरे धीरे उसका प्रयोग माइंस में किया जाने लगा। देखो, माइनिंग इंडस्ट्री एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप था, आज तो खैर बहुत ज़्यादा है, एक टाइम पे उतना डेवलप नहीं था। मसाल का यूज़ किया गया। इसके बाद लैंप का यूज़ करते थे। लैंप का, लैंप मतलब जैसे अगर गांव में कोई होंगे तो समझ रहे होंगे, ठीक है, डिबरी लैंप जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। शायद गूगल मारे तो मिल जाए, है ना।
समझिए 90s का लैम्प, देखिए स्टेप तो ऐसा तो नहीं आता, ही तो आधुनिक हो गया। 90s का लैम्प आया करता था 80s में, 70s में, 90s में। इसमें फ़ोटो में नहीं दिख रहा है आपको, शायद नहीं दिखेगा। आप अगर गांव से होते तो हम आपको समझा पाते, बट अगर गांव में नहीं है, आप लालटेन अगर देखे होंगे तो मेरे बात को समझिएगा। लालटेन हुआ करता था, ठीक है, उस लालटेन को यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद खुला बत्ती भी प्रयोग होता था। खुला बत्ती में क्या होता था, कुछ तेल वगैरह डालते थे, एसिटाइलिन डालते थे, और एसिटाइलिन डालने के बाद हम उसका यूज़ करते थे। जैसा आज होता है ना डिबरी तेल, आज तो खैर नहीं होता है, बट हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो हमारा उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, तो हम लोग डिबरी का तेल बनाते थे। जो दारू पी के बेवड़ा लोग शराब का बोतल फेंक देता था ना, उसी बोतल को उठा के उसका बोतल में ढक्कन में छेद करते थे और कपड़ा डाल देते थे उसके अंदर में, गंजी वंजी जो होता है ना, बनियान का कपड़ा डाल देते थे, और उसमें हम लोग किरोसिन तेल डालते थे। किरोसिन उस टाइम सरकारी तरफ से फ्री मिलता था। केरोसिन डाल के इसको जलाते थे तो काफ़ी लंबा टाइम तक जलता था, और इसमें से धुआं भी बहुत ज़्यादा निकलता था। तो ये वाला खुला बत्ती, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खुला बत्ती, क्योंकि इसको कोई ढका हुआ नहीं है, ऊपर से कुछ कांच नहीं डाले हैं, तो उसको खुला बत्ती कहते हैं। तो ये भी प्रयोग किया जाने लगा। यहाँ पे जो किरोसिन था इसकी जगह पे एसिटाइलिन का उपयोग किया जाने लगा। एसिटाइलिन एक तेल जैसा केमिकल होता है जिसको जलाने से वो काफ़ी लंबा टाइम तक जलता है और अच्छा खासा लाइट देता है। तो एसिटाइलिन का इस्तेमाल इसमें किया जाने लगा, किरोसिन का इस्तेमाल किया गया, अलग अलग तेल का इस्तेमाल किया गया। ऐसे करते करते जब बल्ब का आविष्कार किया गया एडिसन के द्वारा, तो बल्ब को जब लिया गया माइनिंग इंडस्ट्री में यूज़ के लिए, तो उसमें भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन हुआ, अलग अलग टाइप के मॉडल आए। कुछ कुछ मॉडल जो थे बहुत लंबा टाइम तक चला था। कुछ टॉर्च था, एसिटाइलिन टॉर्च के बारे में आप पढ़िएगा इसमें, है ना। तो वो सब जो टॉर्च है वो भी काफ़ी लंबा टाइम तक चला। इलेक्ट्रिक कैप लैम्प कैसे कैसे बना, कौन कौन सा मॉडल, ओल्डहम वाला या अभी नया वाला जो आप यूज़ करते हैं, ऑडियो विजुअल अलार्म लैम्प क्या होता है, मीथेन अलार्म क्या होता है, इस सब के बारे में आपको थोड़ा जानकारी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा एक कहानी जैसा था कि लाइट का आविष्कार कुछ ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसे ऐसे चला। इसके बाद आप कुछ चीज़ को समझिएगा। मान लीजिए एक वो लड़का है, गरीब लड़का है, मोमबत्ती जला के बेचारा पढ़ रहा है घर में, ठीक है। तो मोमबत्ती जला के जो पढ़ रहा है, अगर ये लंबा टाइम तक पढ़ेगा तो आँख में जोर पड़ता है। अगर आप बचपन में मोमबत्ती जला के पढ़ते होंगे तो आपके घर में कोई ना कोई सुने होंगे किसी न किसी से कि मोमबत्ती जला के मत पढ़ो, आँख में जोर पड़ेगा, आँखियाँ कमज़ोर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, सब सुने होंगे बात। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अगर मोमबत्ती जला के एक लंबा टाइम तक पढ़ें, या कहें ये कि इनसफिशिएंट लाइट के प्रेजेंस में एक लंबा टाइम तक अगर कोई आदमी काम करता है तो उसको एक बीमारी हो जाता है। लंबा टाइम तक काम करेगा तो उसका आँख में जोर पड़ेगा, ठीक है, उसका आँख में क्या पड़ेगा, जोर पड़ेगा। जोर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन, STRAIN। जोर को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। और ग्लेयर का मतलब क्या होता है, दो टर्म को पहले समझ लीजिए। ग्लेयर का मतलब होता है चकाचौंध, मतलब समझिएगा। अगर अंधेरा है, थोड़ा सा लाइट जल रहा है, बहुत अच्छे से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, किताब को उठा के पढ़ना पड़ रहा है, या जो भी काम आप कर रहे हैं उतना अच्छा से लाइट नहीं है, उतना अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा आंख में जोर पड़ रहा है, तो उस जोर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। और वही मान के चलिए कि एक रोड में आप चला रहे गाड़ी, अचानक से सामने से कोई गाड़ी आ रहा है, उसका लाइट आंख में पड़ा ना, तो आंख पूरा चौंधिया गया। आप कहते हैं मेरा आँखिया चकाचौंध हो गया, चौंधिया गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था गाड़ी गुजरने के बाद, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेयर कहते हैं। चकाचौंध को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लेयर कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन और ग्लेयर ये दो टर्म है, इसको याद रखिएगा। CMR में भी बहुत बार आपका आएगा ये टर्म, और आप जब पढ़िएगा किताब तब भी आपको बहुत बार मिलेगा, ठीक है। तो जब कभी भी लंबा टाइम तक आँख में स्ट्रेन पड़ता है यानी जोर पड़ता है, ये कब पड़ेगा, जब कम लाइट में आप पढ़ते हो। तो एक बीमारी होता है, ठीक है, एक बीमारी होता है जिसका नाम होता है नॉस्टागेमस। स्पेलिंग है NYSTAGMUS, इसको कहते हैं नॉस्टागेमस। नॉस्टागेमस एक बीमारी होता है जिसमें आँख से देखने का जो क्षमता होता है ना, वो कम होने लगता है। आप अगर अंधेरा में लंबा टाइम तक काम करेंगे
तो उजाला भी रहेगा ना तो आपको बढ़िया से दिखाई नहीं देगा। एक लंबा टाइम के बाद ऐसा होगा कि आपको सही से दिखाई नहीं देगा, आपका आँख कमज़ोर हो जाएगा, आँख लाल लाल होगा, आँख में दरार टाइप का दिखेगा, फटा फटा दरार जैसा। तो ऐसा सिचुएशन होता है। और अगर ज़्यादा लाइट में आप चले गए तो फिर आपका माथा दर्द करने लगेगा। तो ये सब कुछ सिचुएशन होने लगता है नोस्टागेमस नाम का बीमारी में, ठीक है। अगर आँख में बहुत ज़्यादा देर तक जोर पड़ेगा तब भी दिक्कत हो सकता है। जी बिल्कुल, तब भी दिक्कत हो सकता है। अगर आँख में बहुत ज़्यादा देर तक जोर पड़ेगा तब भी दिक्कत हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लेयर, ठीक है। आँख में ग्लेयर होता है तब भी दिक्कत हो सकता है। क्या दिक्कत हो सकता है? देखिए, इस बीमारी का नाम तो नहीं दिया है बुक में, लेकिन बताते हैं होता क्या है। लंबा टाइम तक अगर एक ज़्यादा जितना ज़रूरत हो उससे ज़्यादा लाइट पे आप काम करते हैं तो आँख का जो पुपिल होता है, पुपिल, ये होता है वाइट पोर्शन, ये होता है ब्लैक पोर्शन। आँख आप देखिएगा गौर से आईना में तो सादा सादा वाइट रहेगा, आगे पीछे में मतलब साइड साइड में, और बीच में वो गोल गोल लड्डू जैसा घूमेगा, ठीक है। लड्डू जैसा कह रहे हैं, मतलब गोल गोल घूमेगा। तो वो जो है वो ब्लैक टाइप का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुपिल। क्या कहते हैं? पुपिल कहते हैं। तो जो पुपिल है बहुत जल्दी जल्दी नाचने लगेगा। अगर आप ग्लेयर में काम कर रहे हैं लंबा टाइम तक तो आपको एक तो बीमारी हो जाएगा। वो बीमारी में क्या होगा, आँखिया का जो पुपिल है, पुपिल जो काला काला गोटी है, वो इधर उधर अपने अपने डोलेगा, अस्थिर नहीं रहेगा एक जगह, दौड़ते रहेगा, कभी लेफ्ट जाएगा कभी राइट जाएगा, ऊपर नीचे इधर उधर डोलते रहेगा। आप नॉर्मल भी खड़े हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं किसी से, तभी आँख डोलते रहेगा। तो ऐसा बीमारी हो जाता है। तो इसे बड़ा खराब बीमारी है भाई, सबका इलाज बड़ा लंबा टाइम तक, चश्मा उश्मा बहुत सारा दिक्कत है ना, बहुत अटर पटर खाना पड़ता है। तो इसीलिए माइनिंग इंडस्ट्री में कहा जाता है कि हर जगह पे अगर सफिशिएंट लाइट रहे तो ये बीमारी नहीं होगा। अभी एक दो चीज़ समझ लीजिएगा पहले। देखिए, जो डिजीज़ होता है ना, ठीक है, जो आपको डिजीज़ होता है, डिजीज़ का स्पेलिंग DISEASE होना चाहिए। हाँ, जो डिजीज़ होता है माइनिंग इंडस्ट्री के हिसाब से वो आपका दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है नोटिफाइड डिजीज, नोटिफाइड डिजीज, इसके बारे में आपको आइडिया होगा। अभी भारत सरकार 8 नोटिफाइड डिजीज माइनिंग सेक्टर में इस्टेब्लिश किया है। नोटिफाइड डिजीज का मतलब होता है हो गया तो तेलंडी में गया, हो गया तो तेलंडी में गया। इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर हो गया तो बचने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, फिर आदमी का बहुत मुश्किल है कि फिर बचेगा वो, है ना। एम्स वाला डॉक्टर का टीम लगेगा तभी बचेगा, लेकिन अधिकारी में लगता है डॉक्टर का टीम, गरीब आदमी में थोड़ी लगता है। तो नोटिफाइड डिजीज का मतलब है ऐसा बीमारी जो भारत सरकार का ऐसा मानना है, गैजेट में ऐसा ऑफिशियली लिखा है कि दुर्लभ बीमारी होता है जिसको हो जाने के बाद चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है डेथ का या उसका परमानेंट डैमेज का। तो नोटिफाइड डिजीज 8 गो है, 8 का नाम आपको पता होगा। दूसरा जो बीमारी होता है ऑक्यूपेशनल डिजीज, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल डिजीज, है ना। ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होता है? ऑक्यूपेशनल डिजीज हर ऑक्यूपेशन के हिसाब से बीमारी होता है। जैसे जैसे अगर आप माइनिंग सरदार है, गर्मी का टाइम है, दोपहर का 2 बज रहा है, भयंकर गर्मी है, पसीना पोंछ रहे हैं, गंजी वंजी पूरा गीला हो गया, ओपन कास्ट माइंस में धूप में कोयला के बेंच में खड़ा है। आप कल्पना कीजिए कि गर्मी का टाइम है, जून का महीना है, 2 बजे दोपहर में खड़े हैं आप कोयला का बेंच में, और पूरा शर्ट गीला हो गया है, पसीना टपक रहा है। कहाँ कहाँ से पसीना टपक रहा है बता नहीं सकते, पूरा पसीना टपक रहा है। आप 1 दिन गए ड्यूटी, 2 दिन गए ड्यूटी, 3 दिन गए ड्यूटी, लगातार वैसे आप खड़े रह रहे हैं और आपका पसीना टपक रहा है। तो इस कंडीशन में एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका तबीयत बिगड़ जाएगा, ठीक है। आपका शरीर में छाला पड़ने लगेगा, आपका बॉडी पूरा लाल हो जाएगा, आपका माथा दर्द करने लगेगा, आपका फूड पॉइजनिंग जैसा समस्या आपको लगेगा कि मेरा पेट खराब हो जा रहा है, जो खा रहे हैं वो पचियन रहा। तो ऐसा बीमारी हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक को हिंदी में कहते हैं लू लग जाना। हालांकि देहाती में बहुत सारा इलाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्यूपेशनल डिजीज का इलाज संभव है। अगर ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाता है तो आदमी मरेगा नहीं, बच जाएगा। थोड़ा सा समस्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बच जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात कभी कभी नहीं है, कभी थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज जैसे हीट स्ट्रोक हो गया, या फिर कोई और समझिए, जैसे कम लाइट में पढ़ रहे हैं आप तो आपको, या कम लाइट में काम कर रहे हैं तो नोस्टागमस हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ कुछ और भी बीमारी है। अब चैप्टर नंबर जब हम 9 आपको पढ़ाएंगे इसके बाद, तो उस टाइम आपको बीमारी के बारे में बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। एक और बीमारी होता है, नाम लिख दे रहे हैं,
एंक्लायोस्टोमेसिस। एंक्लायोस्टोमेसिस ये क्या चीज़ होता है भैया? ये बीमारी में है कि जो पानी वानी में काम करता है ना, अंडरग्राउंड माइंस में कोई गैलरी है, ओकरा में पानी भरा हुआ है, लगातार पानी में काम कर रहा है, पानी में कीचड़ भरा हुआ है, पानी में गंदगी है, जमा हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी, ऐसा जगह पे डूब डूब के काम कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसका पेड़ में, हाथ में, जहाँ पर भी त्वचा है ना, पैर में है, पैर में पूरा कीड़ा जैसा हो जाएगा, केचुआ जैसा पैर में हो जाएगा उसका, समझे? पूरा गंदा हो जाता है पैर, पैर में ऐसा लगता है जैसे केचुआ निकल रहा, वैसा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंक्लायोटोमोसिस, है ना, स्टोमोसिस। तो थोड़ा सा अटपटा नाम है भाई साहब, लेकिन जो है इसका बायोलॉजिकल नेम है, तो आपको यही याद रखना पड़ेगा। तो इसी तरह से बहुत सारा बीमारी होता है जो आपका काम करने की वजह से होता है। जैसे हम कुछ और एग्जाम्पल अगर आपको दे पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, जैसे हीट स्ट्रोक हो गया, ये हो गया। हाँ, एक और बीमारी समझिएगा, जो मेटलर्जिकल प्लांट के पास काम करता है, मेटलर्जी में मतलब बार बार लोहा को गर्म करना है, उसको ओवन में ठंडा करना है, तो वो अपना शरीर में पानी डालते रहता है, देखो पाइप से पन्ना ठंडा पानी निकलते रहता है, अपना शरीर में बार बार पानी डालते रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों करता है? अगर पानी नहीं डालेगा तो उसका बॉडी रेडिएशन ऑब्जर्व कर लेगा, है ना। तो ये सब का सब ऑक्यूपेशनल डिजीज है। ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन वाले को होता है, धूप में खड़ा है उसको हीट स्ट्रोक हो जाएगा, न कम लाइट में काम कर रहा है नोस्ट्राडामस हो जाएगा, पानी में हेल हेल के काम कर रहा है, गंदा पानी है, हेल के मतलब पानी में डूब डूब के काम कर रहा है, गंदा पानी है, तो ये वाला बीमारी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके बहुत सारे बीमारी होता है। तो डिजीज को दो भाग में बांटते हैं, एक होता है नोटिफाइड डिजीज, एक होता है ऑक्यूपेशनल डिजीज। ठीक है, बुझ गए इतना? चलिए अब आते हैं हम किताबी ज्ञान पे। तो पीपीटी मिलेगा जब चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा ये वाला पोर्शन तब। तो देखो, माइनिंग लाइटनिंग में जो कहानी वहानी हम बताएं उसी टाइप का इसमें कहानी लिखा हुआ है कि लाइटिंग का काफ़ी लंबा इतिहास रहा है, धीरे धीरे लाइटिंग डेवलप हुआ है। आज के ज़माना में कैप लैंप यूज़ करते हैं, पहले टॉर्च यूज़ करते थे, ऐसे ऐसे करके। टेक्निकल टर्म है कुछ, हाँ इसको समझिएगा। चलिए टेक्निकल टर्म को हम समझा ही देते हैं आपको, समझिएगा। सबसे पहले एक होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब समझिएगा। जैसे ऐसे समझिएगा कि आप कभी रोड पे जा रहे हैं, अचानक से आपको चोट लग गया, तो अगर धीरे से चोट लगा है तो बैठ के थोड़ा देर रेस्ट कीजिएगा, फिर उठ के चल दीजिएगा। अगर जोर से चोट लगा है तो हो सकता है आपका आंख से आंसू गिरने लगेगा। थोड़ा और जोर से चोट लगा है तो आपका मुंह से गाली निकलेगा। थोड़ा और जोर से चोट लगा तो हो सकता है आप ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाइएगा, रोइएगा, तड़पिएगा। तो ये क्या है? इंटेंसिटी है, चोट का इंटेंसिटी है। इसी तरह से लाइट का भी इंटेंसिटी होता है। लाइट जितना ज़्यादा रहेगा उतना दूर तक ट्रेवल करेगा, जितना ज़्यादा उसमें लुमिनस रहेगा उतना ज़्यादा ट्रेवल करेगा। लेकिन इसका टेक्निकल डेफिनेशन अगर हम बोलेंगे तो इसका टेक्निकल डेफिनेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है? रिलेटिव अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस एनर्जी। इसको लिख सकते हैं आप, रिलेटिव अमाउंट ऑफ लुमिनस एनर्जी बाय एनी सोर्स एंड मेजर बाय कैंडेला। कैंडल पावर कहिए या कैंडेला कहिए, वही है। इसका यूनिट जो होता है वो होता है कैंडेला, है ना, कैंडेला होता है, या सीडी कह सकते हैं आप। ठीक है, कैंडल भी कहते हैं इसको, सीडी शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, लुमिनस इंटेंसिटी। तो मतलब लाइट कितना ज़्यादा तेज है, कितना धीरे है, इसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस एनर्जी कहते हैं। इसको जो टर्म है, ऐसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, वो आपका कैंडेला होता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, उसके बाद ही आप पढ़ पाइएगा। मान लीजिए ऐसा है कि आप घर में बल्ब लगाएं, ठीक है, एक वो कमरा है, कमरा में आप बल्ब लगाएं, ये आपका दीवार है, ठीक है, यहाँ पे आप बल्ब लगाएं। अब बल्ब से जो लाइट आएगा ना सर, लाइट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, लाइट करे इधर भी जाएगा, 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 मतलब हर डायरेक्शन में जाएगा। हर डायरेक्शन में लाइट यूनिफॉर्मली जाएगा। तो ये यूनिफॉर्मली अगर जाएगा तो इसका ये सब क्या है? ये सब रे है। ये सब क्या है? ये सब रे है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग इस पर्टिकुलर टर्म को बोलेंगे हम लोग मीन
स्फेरिकल कैंडल पावर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। इसको क्या कहेंगे, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। ठीक है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा पूरी एवरेज मिला देंगे अगर कि कितना रे पूरा चारों डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम लोग स्फेरिकल कैंडल पावर कहेंगे। और चूंकि ये चारों डायरेक्शन में जा रहा है तो इस लाइट के रेडिएशन को हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल। क्या कहेंगे, स्फेरिकल। ठीक है, चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि आप बाइक चला रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बाइक से जो रे आ रहा है ना, छोड़े ना, चलिए मान लीजिए बाइक है, बाइक से जो रे आ रहा है वो पूरा का पूरा चारों डायरेक्शन में जाता है, ऐसा जरूरी तो नहीं होता है भाई। बाइक से जो लाइट जाता है वो ज़्यादातर लाइट एकदम आगे जाता है और हल्का फुल्का लाइट थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे जाता है, इससे ज़्यादा तो कहीं नहीं जाता है। लेकिन इसको अगर हम एक लाइन के अलोंग देखेंगे तो सब का सब एक लाइन की ओर ट्रेवल कर रहा है, थोड़ा सा एंगल बदल जा रहा है लेकिन सब का सब एक ही लाइन में ट्रेवल कर रहा है। और ये लाइन कौन सा है, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रेवल कर रहा है ना सर। आप गाड़ी चलाते हैं तो आसमान में थोड़ी जाता है लाइट, आपका रोड पे जाता है, जहाँ रास्ता है वहाँ दिखता है आपको क्लियर क्लियर, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइट। तो इसीलिए जब कभी भी आप को चार्ट होगा, कोई भी किताब में होता है सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास वाला में, अगर वो चार्ट देखे होंगे तो उसमें आता है कि 50H 30H 22H ऐसे कर करके आता है। तो H का मतलब होता है हॉरिजेंटल, H का क्या मतलब होता है, हॉरिजेंटल, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर। इसको क्या बोलेंगे, मीन मतलब एवरेज, मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर। ठीक है, मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर। तो दो तरह का आपका कैंडल, दो तरह का आपका लाइट जो है वो ट्रेवल करता है। फोटोमेट्री से रिलेटेड कुछ टर्म था। पहला क्या बोले, स्फेरिकल है। अब स्फेरिकल मतलब चारों डायरेक्शन में, आप घर में बल्ब लगाइएगा चारों डायरेक्शन में उसका लाइट का बीम जो है ट्रेवल करेगा। और हॉरिजॉन्टल क्या है, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, सब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइट जाता है, आपको सामने सामने दिखता है, दूर दूर तक, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग चलता है। तो ये जो 50H हम लिखे हैं ना, इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग 50 ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आपका लाइट होगा। ठीक है, ऐसे ही कर करके बहुत सारा डाटा है जो आपका इस सब बुक में तो नहीं है, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास वाला में है। तो कभी आप बनाइएगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा, तो आप वहाँ कन्फ्यूज नहीं होइएगा, बड़ा ही सिंपल चीज़। ठीक है, चलिए और कुछ कुछ टर्म को समझते हैं। देखो, लाइट को पढ़ाने से पहले बहुत सारे टर्म है जो आप जान लीजिएगा तभी आप पढ़ पाइएगा, ऐसे आप रट्टा डालिएगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आई होप आप समझ गए होंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है। लाइट एक पर्टिकुलर जगह से कितना ज़्यादा फ्लो कर रहा है, कितना ज़्यादा पार हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और इसी को हम लोग इल्यूमिनेशन भी कहते हैं, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, समझिए 1 मीटर एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, उसमें से 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना लाइट ट्रेवल कर रहा है उसको हम ल्यूमिनस बोलेंगे, इल्यूमिनेशन बोलेंगे। इल्यूमिनेशन का मतलब कितना लाइट आ रहा है, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा ना तो ऐसा पूछेगा कि बताइए, देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि जहाँ पे वर्कर काम कर रहा है, काम कर रहा है, कहाँ पे भाई, ओसीपी में। कहाँ, ओसीपी में। ओपन कास्ट माइंस है जहाँ पे करीबन 50 वर्कर पकड़ के चलिए, 50 वर्कर काम कर रहा है, तो बताइएगा वहाँ पे इल्यूमिनेशन कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा सर, पूछा है, पूछेगा, पूछेगा, हमेशा पूछता है। इल्यूमिनेशन से एक क्वेश्चन तो तय है, तो पूछेगा ही पूछेगा। तो ऐसा पूछ सकता है कि बताइए वर्कर ओपन कास्ट माइंस में कहीं पे काम कर रहा है, 50 से ज़्यादा आदमी काम कर रहा है, तो वहाँ पे इल्यूमिनेशन कितना होगा। तो इल्यूमिनेशन जब कभी भी लिखते हैं आप 50 लस्क पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे लिखाएगा, फैक्ट्री हो, ओसीपी बेंच हो, ओसीपी डंप हो, सरफेस हो, इस जगह पे कितना रहता है, 60 लस्क। कितना रहता है, 60 लस्क। कितना रहता है, 60 लस्क, 60 लस्क, लक्स, है ना, लस्क, लक्स थोड़ा उच्चारण का दिक्कत है ना। तो लस्क को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लस्क का पूरा पूरी नाम हो जाएगा 60
ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, 60 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग कहते हैं 60 लस्क, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, 60 नहीं 65 होगा। ऑफिशियल डाटा डीजे देशमुख का यही है, थोड़ा हम अलग किताब का डाटा दिमाग में बैठ गया था, कोई नहीं, आपका टेक्स्ट बुक का डाटा ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। 65 लस्क हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, पूछ लेते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, तो हम आपसे फिर से पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा हॉलेज का जंक्शन में इल्यूमिनेशन कितना होता है। हॉलेज का जंक्शन में इल्यूमिनेशन कितना होता है, तो याद रखिएगा 20 से 40 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर बोलिए या 20 से 40 लस्क बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो कभी ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर दे दे ऑप्शन में तो एकदम नहीं कन्फ्यूज जाइएगा, मुस्कुराइए एक बार क्वेश्चन देख के कि अरे ये तो बेवकूफ़ बना दिया बहुत सारा आदमी को, चलो हम नहीं बनेंगे, हम तो पढ़े हैं ना। तो मारिएगा लस्क या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। थोड़ा सा डाटा को हम चेंज करना चाहेंगे। हॉलेज जंक्शन नहीं है, हॉलेज जंक्शन नहीं है, ये आपका हो जाता है पिट बॉटम, ठीक है। पिट बॉटम हो जाता है, ठीक है। चलिए हॉलेज जंक्शन का भी आपको बता दे रहे हैं। हॉलेज जंक्शन, थोड़ा सा पता नहीं क्यों आज गड़बड़ हो रहा है यार, इल्यूमिनेशन कितना होता है। हॉलेज जंक्शन का इल्यूमिनेशन कितना होता है, तो हॉलेज जंक्शन का होता है 15 से 20 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ये कहिए या लस्क कहिए, बात बराबर, ठीक। ये सभी के सभी क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए। सेकंड क्लास वाला, फर्स्ट क्लास वाला तो खैर ज़्यादा पूछता है, लेकिन आजकल तो भैया ओवरमैन माइनिंग सरदार का एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हॉलेज जंक्शन में कितना होता है, पीट बॉटम में कितना होता है, ओपन कास्ट बेंच में कितना होता है, सरफेस में कितना होता है, फैक्ट्री में कितना होता है, ओसीपी में कितना होता है, कभी कभी इंट्रीम भी लिखता है, तो ध्यान रखिएगा। इंट्रीम बोलो, फैक्ट्री बोलो, ठीक है, दोनों वो या ओसीपी बेंच बोलो, ये सभी के सभी 65 लस्क होते हैं। कितने होते हैं? 65 लस्क होते हैं। कितने होते हैं? 65 लस्क होते हैं, ठीक। चल एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, कि एक आदमी है, वो आदमी पढ़ाई कर रहा था एक लंबा टाइम तक, या उसको ऐसा कह सकते हैं, है ना, कि एक क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था, द मिनिमम इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग और राइटिंग। मिनिमम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, अरे इससे बड़ा क्वेश्चन है यार, इससे कितना क्वेश्चन बताते जा रहे हो उतना याद आते जा रहा है। और मिनिमम इल्यूमिनेशन फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए मिनिमम इल्यूमिनेशन कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा मिनिमम इल्यूमिनेशन होना चाहिए 10 लस्क, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या फिर लस्क बोलिए, दोनों बात बराबर है। आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके लिए जो लाइट होगा 10 लस्क रहेगा, तो फिर आपको कोई बीमारी नहीं होगा, आंख में स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, जोर नहीं पड़ेगा, आपको नॉस्टागमस नाम का बीमारी नहीं होगा, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन है, अरे भाई और क्वेश्चन याद आ रहा है, इसको आप अगर नोट कर लेते हैं ना पॉज करके तो बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि ये किताब में आपका बहुत शायद मिलेगा, बीच बीच में मिल ही जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी मिलेगा तो आपके पास ये सब लिखा रहेगा, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा पॉज करके लिख लीजिए ना। आप अगर वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा पॉज करके इसको लिख लीजिए। फैक्ट्री में एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, ठीक ना, एक बार पढ़ दे रहे हैं, समझ जाएगा। पहले लिखे फैक्ट्री हो, ओपन कास्ट बेंच हो, ओपन कास्ट डंप हो, सरफेस हो, 65 लस्क, और उसी का मतलब होता है 65 लस्क इज इक्वल्स टू होता है 65 लूमेन पर मीटर स्क्वायर। लूमेन पर मीटर स्क्वायर बोलिए या लस्क बोलिए, एक ही चीज़ है। दूसरा हम पॉइंट बताएं आपको, पिट बॉटम में इल्यूमिनेशन कितना होना चाहिए मिनिमम, तो 20 से 40 लूमेन पर मीटर स्क्वायर। लूमेन पर मीटर स्क्वायर बोलो या लस्क बोलो, एक ही चीज़ है। तीसरा हम बताएं कि हॉलेज जंक्शन इल्यूमिनेशन में, हॉलेज जंक्शन में इल्यूमिनेशन कितना होना चाहिए, 15 से 20 लूमेन पर मीटर स्क्वायर या लस्क बोलो, एक ही चीज़ है। इंट्रीम में या फैक्ट्री में, इंट्रीम क्या होता है, इंट्रीम समझिए ऐसा,
बहुत सारा ओपन कास्ट माइंस या अंडरग्राउंड माइंस होता है जिसमें से कुछ इम्प्योरिटी निकलता है, कोयला के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटी निकलता है। तो उसको एक प्लांट जैसा होता है जिसमें बेल्ट कन्वेयर लगा रहता है और उसमें कोयला डालते हैं हम, और उस कोयला को मैनुअली पिक करता है या मशीन के द्वारा अलग करता है कोयला को और गंदा गंदा मटेरियल को। कुछ अलग पत्थर है जो काम करनी उसको अलग करते हैं, तो उसको हम लोग इंट्रीम बोलते हैं। या फैक्ट्री भी अलग चीज़ होता है, आपका माइनिंग इंडस्ट्री में भी कुछ कुछ फैक्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो 65 लस्क होता है उस जगह पे, कितना होता है 65 लस्क। और लास्ट बोले हैं मिनिमम इल्यूमिनेशन फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए कम से कम कितना इल्यूमिनेशन होना चाहिए लाइट का, 10 लस्क होना चाहिए। ठीक है, इसको पॉज करके लिखिए। चलिए, आई होप आप लिख लिए होंगे। अब अगला पॉइंट पे आते हैं पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, समझिएगा, ये सब एकदम रट लेना, एकदम माथा में बैठा लेना, ठीक ना, काहे कि पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, पूछ सकता है, अटपटा क्वेश्चन लगेगा लेकिन पूछ सकता है। ल्यूमिनस आजकल, हाँ क्वेश्चन क्या था, दिमाग सूत्र, हाँ क्वेश्चन क्या था, मॉडर्न लैंप, जो मॉडर्न लैंप हम लोग यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में, ऑब्वियस सी बात है अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका पावर कितना होता है, ठीक है, उसको पावर नहीं बोलेंगे, एक मिनट रुक जाते हैं, पावर नहीं था, इसका इल्यूमिनेशन कितना होता है, इल्यूमिनेशन कितना होता है। तो याद रखिएगा 10 से 20 होता है मॉडर्न लैंप का पावर, 10 से 20 होता है, ठीक है, 10 से 20 होता है। चलिए ओके, और कुछ पॉइंट हमको दिमाग में नहीं आ रहा है जो पूछा हुआ क्वेश्चन था, कैसे, चलिए एक और क्वेश्चन था, लेकिन ये तो हमको नहीं लगता पूछेगा, बट फिर भी बता देते हैं, अगला क्लास में हम और डिटेल बता देंगे इसको। एक क्वेश्चन था, इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस, कोई भी सरफेस का इल्यूमिनेशन आप कैसे निकालिएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर जगह है आपका, उसमें कितना इल्यूमिनेशन होना चाहिए, कितना लस्क होना चाहिए, पता करने का कुछ है, कुछ तरीका है? जी बिल्कुल तरीका है सर, एकदम तरीका है सर। कैसे तरीका है? जो भी सोर्स है आपका, बल्ब होगा, ट्यूबलाइट होगा, एलईडी लाइट होगा, हेलोजन होगा, कुछ तो होगा जो आप लगाएंगे जिसमें से लाइट निकलेगा, उसका कितना कैंडेल पावर है, कितना कैंडेला पे वो चलता है, तो कैंडेला ऑफ सोर्स उसका कुछ तो होगा ना। अगर 100 वाट का बल्ब लगाते तो उस पर लिखा रहता ना 100 वाट, 10 वाट का बल्ब लगाते लिखा रहता 10 वाट, 9 वाट का बल्ब लगाते हैं 9 वाट, तो उस 9 वाट 100 वाट को देख के आपको पता चलता है कि अच्छा ये वाला लाइट से काम चल जाएगा, इससे नहीं चलेगा, कम पड़ जाएगा, 2 लाइट लगाना पड़ेगा, अंदाज़ा लगा लेते हैं आप। इसी तरह से कैंडल होता है, हर एक सोर्स का, कोई भी लाइट लगा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ कैंडेला होगा, वो उसमें लिखा रहता है, तो ये तो पहले आप लिख लिए। उसके बाद है कि डिस्टेंस कितना मीटर स्क्वायर में आप चाहते हैं, है ना, कितना मीटर स्क्वायर में आप चाहते हैं कि लाइट पूरा तरह से फैले, उसको लिख लिए। आपको तो पता रहेगा ना कि हमको चाहिए कि उतना दूर तक लाइट अच्छे से जाए, तो उतना दूर का एरिया को आप नाप लिए, उसको लिख दिए, ठीक है, लिख लिए। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, कॉस थीटा से इंटू करेंगे, ठीक है, कॉस थीटा से इंटू करेंगे, है ना। चलिए, कॉस थीटा बेसिकली कैंडेला ऑफ सोर्स और डिस्टेंस इसके बीच में जो सरफेस है इसके बीच में एंगल बनाता है, तो कॉस थीटा को इंटू करेंगे, इसके बाद आपका पूरा वैल्यू निकल जाएगा, यही हो जाएगा आपका इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस। लेकिन कभी ये वाला फॉर्मूला पूछा नहीं है, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में पूछा है, बट याद रखिएगा तो काम आ जाएगा आपका। हो सकता है डायरेक्ट फार्मूला पूछ दे, न्यूमेरिकल तो नहीं पूछेगा इससे, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा। तो देखो यार, आज हल्का हल्का ऊपर का चीज़ पढ़ाए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेसिक चीज़ क्लियर हो जाए, इसके बाद आप लोग धीरे धीरे घुसेंगे अंदर। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आई होप आज से ज़्यादा, अगर और ज़्यादा करेंगे तो उल्टी कर देगा सब। आज इतना ही रखते हैं, और अगला क्लास में आपको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाएंगे। लाइट वाला कहानी बड़ा मज़ेदार कहानी है, और इसके बाद आपका डिजीज़, इसके बाद वाला चैप्टर में थोड़ा डर लगेगा, 9 वाला चैप्टर, बट कोई नहीं। चलिए आज इतना ही रखते हैं। सबको शुभ रात्रि। जो फ़ी नहीं दिए हैं फ़ी क्लियर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि छटनी करना स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए शुभ रात्रि सबको।